हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। बीते वर्षों में भारतीय सिनेमा ने खुद को एक बड़े उद्योग के रूप में स्थापित किया है, लेकिन यह उद्योग पायरेसी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक संस्थागत तंत्र प्रदान किया है। साथ ही पायरेसी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई और त्वरित कार्रवाई के लिए 12 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यदि पायरेसी की बात करें तो पायरेसी एक तरह की चोरी है जिसमें कॉपीराइट वाली फिल्में, सीरीज, वीडियो या किसी भी प्रकार का कंटेंट जिसे गैर कानूनी तरीके से चोरी कर वेबसाइट्स या किसी ऐप पर अपलोड करना शामिल है। रूस ने परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण अलेक्जेंडर 3 परमाणु सबमरीन से व्हाइट सागर में पानी के नीचे किया गया। आपको बता दें कि यह मिसाइल करीब 12 मीटर लंबी है और इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से अधिक है। यह परीक्षण तब किया गया जब रूस ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT से बाहर आने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ समय से कोबरा बल सुर्खियों में है। इसका पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की एक विशेष इकाई है जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसकी 10 इकाइयां हैं जिन्हें मूल रूप से नक्सली समस्या का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। यह सुरक्षा बल गुरिल्ला रणनीति और जंगली क्षेत्रों में लड़ने में माहिर है। इन्हें जंगल योद्धा के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ के बटलर पैलेस को पर्यटक स्थल में बदलने के लिए उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह पैलेस राजस्थानी और इंडो मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। आपको बता दें कि 1965 में इंडो पाक युद्ध के बाद बटलर पैलेस को भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। यदि हम बटलर पैलेस के इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण 1915 में अवध के आयुक्त हरकोट बटलर के लिए किया गया था। इस पैलेस का स्वामित्व महमूदाबाद के शाही परिवार के पास था, लेकिन आज़ादी के समय राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान पाकिस्तान चले गए थे। प्लास्टिक आज वैश्विक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े कारकों में से एक है। इन्हीं खतरों को कम करने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के प्लास्टिक को डेवलप किया है। यह प्लास्टिक एपॉक्सी रेजिन विट्रिमर पर आधारित है। इसे विट्रिमर में पॉलीरोटैक्सेन नामक एक अणु जोड़कर तैयार किया गया है। इसे VPR नाम दिया गया है। यह प्रचलित प्लास्टिक की तुलना में न केवल मजबूत और लचीला है बल्कि आंशिक रूप से बायोडिग्रेडेबल है। इस प्लास्टिक के समुद्र में बायोडिग्रेड होने के दौरान ऐसे अणु निकले जो समुद्री जीवन के लिए भोजन का काम भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी को टाइम आउट कर दिया गया। दरअसल क्रिकेट विश्व कप के श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच के दौरान एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने पर विवाद खड़ा हो गया। उन्हें बिना एक भी बॉल खेले अंपायर ने टाइम आउट कर दिया, जिससे न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। क्रिकेट के नियम के अनुसार विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर क्रीज पर आकर बॉल को खेलना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता तो विरोधी टीम बल्लेबाज के लिए टाइम आउट की अपील कर सकती है और अंपायर नए बल्लेबाज को आउट दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशिष्ट गुणों के कारण इसका उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है। इसी के महत्व को समझते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। यह google.org की सहायता से चलने वाला पहला AI समाधान तंत्र होगा। यह कृषि से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं की पहचान करने, समय पर सावधान करने, किसानों के हितों की रक्षा और स्थायी कृषि विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा। भूटान नरेश इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन ऑल क्लियर को याद किया। ऑपरेशन ऑल क्लियर को भूटान ने 2003 में लॉन्च किया था। यह असम अलगाववादी विद्रोही समूहों के खिलाफ रॉयल भूटान सेना द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था। दरअसल 1990 में भारत ने असम अलगाववादी समूहों के खिलाफ ऑपरेशन राइनो और बजरंग शुरू किया था, जिससे बचने के लिए अलगाववादियों ने भूटान के दक्षिणी सीमा पर अपने शिविर लगाने शुरू किए। इसी के परिणाम स्वरूप भारत के कूटनीतिक दबाव के चलते भूटान ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। ढलती उम्र किसी को पसंद नहीं आती। इन्हीं कारणों से वैज्ञानिक भी इसी दिशा में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं। हाल ही में आई खबर के अनुसार चीनी रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने एजिंग के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं के ग्रुप की खोज की है।
नेचर जर्नल में पब्लिश्ड पेपर के अनुसार यह कोशिका रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स के आसपास होती है। यह कोशिका चाइटिनेज 1 नामक प्रोटीन रिलीज करती है जो उम्र बढ़ाने की प्रोसेस को तेज करता है। अभी हाल में नीदरलैंड के हेग में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री इस फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है तथा इसका दवाओं और अन्य स्वास्थ्य तकनीकों तक पहुंच को आसान बनाना और बढ़ावा देना मकसद है। इसका पहला सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव समय के साथ व्यापक होते जा रहे हैं और इन प्रभावों को कम करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न पहलें भी चल रही हैं, लेकिन कोई बड़ी सफलता अब तक नहीं मिली है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सोलर जियो इंजीनियरिंग इस दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती है। सोलर जियो इंजीनियरिंग, जिसे सौर विकिरण प्रबंधन भी कहा जाता है, इसमें सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करके पृथ्वी के तापमान को कम किया जाता है। सोलर जियो इंजीनियरिंग में समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग, सिरस क्लाउड थिनिंग, अंतरिक्ष आधारित तकनीकें और समताप मंडलीय एरोसोल इंजेक्शन जैसी तकनीक शामिल है। बदलते वैश्विक समीकरणों और वैश्विक युद्धों के बीच भारत ने भी प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर और इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है। तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले में 3000 साल पुराना वृत्ताकार जियोग्लिफ खोजा गया। यह जियोग्लिफ एक कम ऊंचाई की ग्रेनाइट पहाड़ी पर बनाई गई थी जो 7.5 मीटर क्षेत्र में फैली है। इस वृत्त के चारों ओर एक 30 सेंटीमीटर चौड़ा किनारा है। वृत्त के भीतर 2 त्रिकोण बने हुए हैं। जियोग्लिफ की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह पर बनाया गया एक बड़े डिजाइन या रेखा चित्र को संदर्भित करता है, जैसे पत्थरों को रखकर या सतह की चट्टान को हटाकर ऐसी कलाकृति को बनाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे सामान्य भाषा में टीबी कहते हैं, इतने प्रयासों के बावजूद भी टीबी के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे। हाल में प्रकाशित WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में टीबी के 75 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह बीमारी विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। वहीं WHO की रिपोर्ट के अनुसार टीबी के सबसे अधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि असमान रूप से या एकदम से घटित होने वाली घटना व्यक्ति को भयभीत कर देती है। ऐसे ही कुछ बुल्गारिया में एक अजीबोगरीब घटना हुई। रात में आसमान यहाँ नीले से लाल रंग में बदल गया। दरअसल बुल्गारिया के आसमान के लाल होने के पीछे कारण ऑरोरा बोरियालिस था, जिसे नदर्न लाइट्स भी कहा जाता है। यह आमतौर पर भूचुंबकीय तूफानों के दौरान प्रकट होता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी का परिणाम होता है। आपको बता दें कि यह प्रायः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर घटित होने वाली घटना है। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम से जाना जाता है। रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना वर्तमान समय में हर देश की प्राथमिकता बनता जा रहा है। इसी दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पहले भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान इंडस एक्स शैक्षिक श्रृंखला यानी गुरुकुल पहल भी शुरू की गई, जिसका उद्देश्य इनोवेटर और स्टार्टअप को अमेरिका और भारत के रक्षा इकोसिस्टम में शामिल करने में सहायता करना है। इंडस एक्स मंच डिफेंस इनोवेशन ब्रिज की तरह है। इसकी परिकल्पना भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए की। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 जारी की। यह रिपोर्ट जलवायु और स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध का पता लगाती है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य को कमजोर करता है और स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव को बढ़ाता है। यह रिपोर्ट अधिक चरम मौसम और खराब वायु गुणवत्ता, संक्रामक रोग पैटर्न में बदलाव, भोजन और पानी की असुरक्षा की स्थिति से होने वाले खतरों पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट 2019 से प्रति वर्ष प्रकाशित की जा रही है। इस रिपोर्ट को WMO के ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज द्वारा तैयार किया जाता है। क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की घोषणा की गई। यह संस्करण अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें 25 देशों के 856 संस्थानों को शामिल किया गया है। QS रैंकिंग में चीन ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, लेकिन रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है।
भारत के लगभग 148 संस्था इस सूची में शामिल हैं। साथ ही क्यूएस रैंकिंग के शीर्ष 100 में भारत के कुल 7 संस्थान शामिल हैं और आईआईटी बॉम्बे ने भारत में अपनी शीर्ष रैंकिंग को बरकरार रखा है। हेरॉन मार्क II ड्रोन के बाद हर्मीस 900 स्टार लाइनर ड्रोन को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की योजना पर काम किया जा रहा है। यह एक इजरायली ड्रोन है जो उत्तरी सीमाओं पर भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। यह ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर 36 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही अतिरिक्त 450 केजी पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हर आने वाला साल पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्म होने का आंकड़ा पार कर लेता है। इसी बारे में यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने बताया है कि साल 2023 पिछले 1,25,000 सालों में सबसे गर्म होने की राह पर है। आपको बता दें कि बढ़ते तापमान के पीछे मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन है और लगातार तापमान के रिकॉर्ड टूटने की स्थिति से पता चलता है कि यह कोई छिटपुट घटना न होकर ग्लोबल वार्मिंग का पर्यावरण पर पड़ने वाला असर है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में महिलाओं की कानूनी जानकारी के लिए विधान से समाधान कार्यक्रम और एक कानूनी हेल्पलाइन नंबर 15100 की शुरुआत की। इसके साथ ही हर लीगल गाइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया। दरअसल इन पहलों का उद्देश्य न्याय को लोगों के करीब लाना है। उन्होंने कानूनी सेवाओं में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया, जिसका उपयोग करके भारत न्याय को सभी के लिए आसान बना सकता है। यह खबर दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ताजी हवा के झोंके की तरह आई है। दरअसल धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की चुनौती का सामना करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक समाधान खोजा है। पूसा 2090 जो धान की एक नई किस्म है। यह किस्म अभी प्रयोग की जा रही पूसा 44 किस्म के विपरीत केवल 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि किसानों को अगली फसल बोने में अपने खेतों को तैयार करने के लिए लगभग 30 अतिरिक्त दिन मिलेंगे, जिससे पराली जलाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क अवसंरचना के लिए एक नया वित्तीय उपकरण पेश किया है, जिसे टीओटी बंडल 14 कहा गया है। पहली बार NHAI बैंक गारंटी के साथ एक बीमा जमानत बॉन्ड का उपयोग कर रहा है। आपको बता दें कि बीमा जमानत बॉन्ड ऐसे उपकरण हैं जहां बीमा कंपनियां जमानत के रूप में वित्तीय गारंटी प्रदान करती हैं, वहीं ठेकेदार शर्तों के अनुसार काम करते हैं। यह एक गेम चेंजर कदम है, जिससे बाजार में तरलता और निजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम भारत के सड़क नेटवर्क और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।